हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आज हम अपनी ये स्टडी मटेरियल से, ये मेरा स्टडी मटेरियल जिससे मैंने 12th में प्रिपरेशन करी थी, तो उससे अब हम आपको कुछ बताना चाहेंगे पार्ट चैप्टर 3 के बारे में। तो ये हम चैप्टर 3 इसमें कंप्लीट कर देंगे। इसमें बहुत शॉर्ट्स में लिख रखे हैं। अगर मैं चाहता तो मैं इससे लिख कर आपको पढ़ा देता, लेकिन मेरे को ऐसा सही नहीं लगा, तो मैं इसी से आपको पढ़ा दूँगा। इसमें भी सही है, मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूँगा, बाकी समझा भी दूँगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रचना के साधन, परिवर्तन एवं उनके प्रभाव। लगभग 1600 से 1600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन आए। उनमें से कुछ परिवर्तन ने तत्कालीन समाज पर अपने प्रभाव छोड़े। उदाहरणतः वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ, जैसे वहां रहने वाले लोगों का जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञ एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के आसमान वितरण से सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बना। इसमें बताया गया है कि जब 16वीं ईसा पूर्व से 16वीं ईस्वी तक 600 BC से 600 AD तक हमको यहाँ पे बहुत परिवर्तन के कार्य माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बौद्धिज्म भी बने, महावीर भी बने। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद भी बने थे, और फिर हम नाम के वनों की कटाई होने लग गई थी और खेती का विस्तार होने लग गया था। अभी आपने पढ़ाई था। तो अब आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ऐतिहासिक परंपरा एवं स्रोत, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन एंड सक्सेस ऑफ द पीरियड्स। इतिहासकार इन सब प्रक्रिया को समझने के लिए साहित्यिक परंपरा का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे और अन्य ग्रंथ सामाजिक चित्रण तय करते थे, और कुछ एक सेकंड, सॉरी फॉर मिस्टेक, और कुछ करते थे, और कभी कभी समाज के मौजूद विभिन्न रिवाजों पर भी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते थे। अब आ गए अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनंगियों की झलक मिलती है, और प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख एक समुदाय विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अंत यह रखना जरूरी जाता था कि ग्रंथ किसने और लिखा है और क्या लिखा है और किसके लिए और इनकी रचना की गई है। अभिलेख होता है जो हम लिखित में होती है, जैसे ये है, ये हमने लिखा हुआ है, तो ये एक अभिलेख है। इसको अगर 100 साल बाद कोई पढ़ेगा तो वो इसको अभिलेख बोलेगा, ना ही मेरी तरह इसको बुक बोलेगा कोई कि मेरी बुक है, इसको अभिलेख बोलेगा। अब नेक्स्ट पेज। ये महाभारत का स्रोत के रूप में उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का अपने ध्यान केंद्रित करके हम एक ऐसे विशाल महाकाव्य का जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोक से अधिक है। ये एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक से भी अधिक है, और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों परिस्थितियों का लेकर जो का है निचोड़ प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। इसकी लेखन की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, और यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से इसमें निहित कथाएं तथा इस काल से पहले ही प्रचलन में थी। महाभारत का केंद्रीय विषय, सेंट्रल थीम ऑफ महाभारत का मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच है। आपको पता है 2 परिवार कौन थे? पांडव और कौरव। युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ में कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों का आचरण व्यवहार मानदंड तय करते हैं, यथाकथा, किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ में मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बंधुत्व का विवाह, परिवार के बारे में जानकारी। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। परिवार की जानने की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनकी क्रियाकलापों में भी विभिन्नताएं होती थी। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधन आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, और एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों के साथ ही संपादित करते हैं, और परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, और जिसे हम संबंधी कहते हैं। इतिहासकार परिवार के बंधुत्व संबंधी विचारों और विश्लेषण करते हैं, और इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच को पता चलता है। पितृवंशिकता मैंने आपको बताई दी थी, जो पितृ से फिर उस तक चलती है। आपको बताने का भी वो तो है नहीं। विवाह के नियम बता दिए। विवाह के 8 नियम थे, उसमें से 4 को उन्नत माना गया था और 4 को नीचे माना गया था। विवाह में क्या होता था? स्त्री का गोत्र, स्त्री की जो शादी से पहले वो पिता का गोत्र मानती थी, और स्त्री की शादी होने के बाद वो पति का गोत्र मानती थी। और जो स्त्री को शादी विवाह में जो दिया गया दान था वो स्त्री धन कहलाता था, और उस स्त्री धन पे केवल स्त्री का हकदार होता था।
क्या माताएं महत्वपूर्ण थी ये भी आपको बता दिया। सातवाहन राजाओं के बारे में उनके ऊपर उनके नाम के आगे उनकी माता का नाम आता था, तो इसलिए माताएं महत्वपूर्ण थी सामाजिक वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि व्यवस्था जिसे स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है वो दैव्य व्यवस्था है और शुद्र आसपास का सबसे निचले स्तर रखा जाता है। शुद्र और आसपास होते जिनको छुआ नहीं जाता और जो हम तीनों वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था अब नहीं है, जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। जो हमारा वर्ण था पहले, वर्ण जन्म पर आधारित था और कर्म करने पर आधारित था। पहले ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी। पहले अगर कोई वेद पढ़ता है तो त्रिवेदी कहलाता था, जिसने चतुर्वेद पढ़ लिया वो चतुर्वेदी कहलाता था, त्रिवेद पढ़ लिया वो त्रिवेदी कहलाता था। पहले ऐसा होता था, पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पहले कर्म प्रधान देश था। पहले कर्म जैसा जिसका कर्म है वो वैसा ही बनेगा। अगर कोई रक्षा करता है तो वो क्षत्रिय बन जाता है, अगर कोई वेद पढ़ता है तो वेद बन जाता है, कोई सेवा करता है तो वो वैश्य बन जाता, शूद्र बन जाता, अगर कोई व्यापार करता है तो वैश्य बन जाता, ऐसे था। लेकिन इन्होंने सब गलत कर दिया था। उचित जीविका। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य का ध्यान वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना और तथा उनका काम दान देना और दक्षिणा लेना था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, इसमें बताया गया। ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करना। क्षत्रियों का काम था उनका शासन करना, है ना, राज करना और लोगों की सुरक्षा करना। वैश्यों का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। ये था इसमें बस। अरे एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए हम चलते हैं। क्षत्रिय राजा नॉन कस्तरीय किंग। शास्त्रों के अनुसार केवल राजा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, किंतु उनके महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का शासन किया था, उनका उद्भव क्रमजोश से बहस से होता रहा है और बाद में ही बौद्ध ग्रंथों में इंगित किया गया है कि वह क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मण शास्त्रों से उन्हें निम्न कुल का बताया गया है। शुंग और कण्व मौर्य के उत्तराधिकारी थे जो ब्राह्मण थे। इसमें ये बताया गया कि जो कुछ शासक थे वो वर्ण व्यवस्था में नहीं थे, वो निम्न कुल के होकर भी वो शासक थे, क्योंकि उनमें योग्यता थी इसलिए वो शासक बने। आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर नंद वंश का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हेल्प ऑफ चाणक्य। जाति सामाजिक एवं गतिशील। ये जटिलता समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में उपयुक्त एक और शब्द जाति भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मण अवधारणा में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। देखिए मैंने आपको बताया वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जाति कई निश्चित संख्या नहीं थी। जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तु जहाँ कहीं भी ब्राह्मण व्यवस्था का नए समुदाय से आसमान सामना हुआ तो उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद कौन होते जो जंगल में रहते थे। आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपने एकलव्य की कहानी पढ़ी होगी। जो निषाद पुत्र था वो नाम का जंगल में रहता था, वो जंगल में खाता था पीता था। तो एक दिन उसने द्रोणों को देखा, लोगों को, अर्जुन और पांडवों को शिक्षा देते हुए, तो उसका ही मन करा शिक्षा लेने का, लेकिन वो निषाद होने की वजह से द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी। लेकिन उसने वो जंगल गया, उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उससे शिक्षा, उसकी मूर्ति देखकर उसने धनुर्विद्या प्राप्त करी। एक दिन पांडव अपना वन में आगमन खेल रहे थे तो उनका कुत्ता भी उनके साथ था, तो वो निषाद के पास चला गया, एकलव्य के पास। उसने काले मर्ग की चमड़ी पहन रखी थी, तो उसको देखकर वो भौंकने लगा। तो एकलव्य ने उसके मुंह में 7 तीर डाल दिए थे उसको बंद करने के लिए। तो वो बंद हो गए। तो फिर वो कुत्ता वापस पांडवों के पास गया, उन्होंने तीर निकाले लेकिन कुत्ते को
हानि बिल्कुल नहीं हुई थी। तो वो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। और यही अब फिर बाद में द्रोणाचार्य उसके पास गए, फिर उससे बोला कि आप किससे शिष्य हो? तो उसने कहा मैं आपका शिष्य हूँ। तो उसने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। व्यावसायिक वर्ग जैसे वर्णकार चार, यह आपको पता चलेगा। 4 वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यह हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मण विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो चलिए अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं, अभी हम इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। सो थैंक्स एंड लाइक एंड वॉच। जो भी देखते हैं सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।